मैं डॉक्टर अनवारुल हक हूँ। मैं आर्मी से एज अ ब्रिगेडियर रिटायर हुआ हूँ। आई एम ईएनटी कंसल्टेंट। मैंने 1985 में आर्मी मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की और 91 में मैंने स्पेशलाइज़ किया ईएनटी में। फिर फेलोशिप की और 2002-2003 में यूके में 2 साल तक मैंने काम किया। तो मेरा काफ़ी तकरीबन मोर देन 30 इयर्स एक्सपीरियंस है ईएनटी में, और मैं ईएनटी के पेशेंट्स को फॉर द लास्ट 30 इयर्स डील कर रहा हूँ। तो डिफरेंट किस्म की जो प्रॉब्लम्स हमें पेश आती हैं, उसमें आजकल ईएनटी को थोड़ा सा वाइड प्रोस्पेक्ट में देखते हैं, क्योंकि इसके साथ पूरा हेड एंड नेक और कुछ आई की डिजीज़ भी जो नाक की तरफ से आँख में जाती हैं वो भी शामिल हो गई हैं। और इसके अलावा थायराइड की डिजीज़, नेक के अंदर कोई भी कैंसर्स, वॉइस बॉक्स के कैंसर्स, ईयर की डिजीज़, कानों का बहना, सुनाई ना देना, बच्चों का, गूंगे बहरे बच्चों का इलाज, और इसके अलावा नाक में साइनोसाइटिस है, पोलिप्स हैं, टर्बिनेट्स है, डीएनएस है, और गले में जिस तरह टॉन्सिल्स हैं, एडिनॉइड्स हैं, फिर कोई कंजेनिटल डिफेक्ट्स होते हैं बच्चों में, किसी का लिप फटा हुआ होता है या किसी का तालू फटा हुआ होता है, तो उसकी रिपेयर ये भी ईएनटी के ईएनटी स्पेशलिस्ट डील करते हैं। तो ईएनटी की स्पेशलिटी जो है अभी टोटली ईएनटी तक महदूद नहीं है, इसके अंदर हेड एंड नेक शामिल हो गया है, और ख़ास तौर पे बहुत सारी सर्जरी माइक्रोस्कोप से भी होती है और एंडोस्कोप से, जो जिसको हम कैमरा कहते हैं, नाक के अंदर कैमरा डाल के सर्जरी करते हैं, और नाक के ज़रिए ना सिर्फ नाक का इलाज करते, नाक की बीमारियों का इलाज करते हैं, बल्कि साइनसिस की बीमारियां, कुछ आँखों की बीमारियां और कुछ दिमाग की बीमारियां, उनका भी इलाज नाक के अंदर से ईएनटी स्पेशलिस्ट करता है। और अगर वो ख़ुद नहीं करता तो वो न्यूरोसर्जन को नाक के ज़रिए दिमाग के अंदर एक्सेस देता है, और उस एक्सेस से वो दिमाग के अंदर के जो ट्यूमर्स हैं या बायोप्सी लेनी है तो वहाँ से ले लेता है। या कई दफ़ा दिमाग का पानी नाक के अंदर आ रहा होता है, तो वो अगर दिमाग से नाक में आए तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर वो किसी वक्त कोई भी नाक से कोई चीज़ दिमाग में चली जाए, क्योंकि नाक के अंदर बहुत सारे जरासीम होते हैं, वो दिमाग में चले जाएं तो काफ़ी सीरियस बीमारियां पैदा हो जाती हैं, बंदे की जान तक को ख़तरा हो जाता है। नाक तो 2 पैसेजेस हैं, जैसे आपको पता है, राइट और लेफ़्ट, और वो दरमियान में आपस से अलग अलग हैं। उसके दरमियान वाली जो दीवार है उसको हम सेप्टम कहते हैं। तो वो नाक को 2 हिस्सों, राइट और लेफ़्ट में डिवाइड कर देता है। और साइनसेस नाक के दोनों तरफ और नाक की बैक साइड के ऊपर कुछ कैविटीज़ हैं जो कि नाक के अंदर उनके मुंह खुलते हैं या उनकी ड्रेनेज होती है, या वहाँ से नाक से हवा उन साइनसेस में जाती है। वो नाक के साथ कनेक्टेड बहुत छोटे छोटे सुराखों से होते हैं, और उन छोटे सुराखों से आम तौर पे उनके अंदर जो सिक्रीशंस, जो मवाद या जो नज़ला पैदा होता है वो हमारे नाक में आता है और नाक से हमारे गले में चला जाता है और हम उसको खा जाते हैं। ये नॉर्मल अल्लाह पाक का निज़ाम है। लेकिन अगर उनकी इन्फेक्शन हो जाती है साइनसेस की तो प्रॉब्लम होती है। तो ये नाक के साइनसेस जो हैं वो नाक के दोनों तरफ 2 मुख्तलिफ कैविटीज़ हैं जो दोनों तरफ मौजूद होती हैं, और वो दिमाग के और आँख के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं। नाक, आपको ये तो लगता है कि नाक सिर्फ यहाँ पर है, बेसिकली नाक यहाँ पर नहीं है। नाक उसके अलावा आपकी दोनों चीक्स के पीछे साइनसेस हैं, दोनों आंखों के दरमियान साइनसेस हैं, और इवन यहाँ पर 2 साइनसेस हैं। तो इनकी जो बीमारियाँ हैं इन साइनसेस की, वो बीमारियाँ दिमाग में जा सकती हैं और दिमाग की बीमारियाँ इन साइनसेस में आ सकती हैं। साइनसेस की जो भी इन्फ्लेमेशन होगी या उनकी सूजन होगी उसको साइनोसाइटिस कहते हैं। और साइनोसाइटिस मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती है, जैसे एलर्जी की वजह से होती है तो एलर्जिक साइनोसाइटिस है जिसका दवाइयों से इलाज मुमकिन होता है, और एलर्जी के अलावा इन्फेक्टिव हो सकती है जो कि बैक्टीरियल, वायरल, फंगल होती है। वायरल इन्फेक्शन के अंदर आमतौर पे जो हमें फ्लू हो जाता है वो 5-7 दिन रहता है,
और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। वो नाक की इन्फेक्शन के साथ साथ उसमें साइनसिस की इन्फेक्शन भी होती है। तो साइनसिस की इन्फेक्शन अगर बैक्टीरियल हो कई दफ़ा, और अगर साइनस का मुंह बंद, जैसे मैंने बताया कि साइनस जो है एक हॉलो कैविटी होती है, खाली कैविटी होती है, और उस कैविटी एक छोटे से सुराख के ज़रिए वो नाक के साथ कनेक्टेड होती है। और अगर खुदा न खास्ता वो सुराख बंद हो जाए तो उसकी जो सिक्रीशंस होती हैं या जो उसके अंदर मवाद पैदा होता है वो कान के, नाक के अंदर, साइनसिस के अंदर ही रह जाता है और वहाँ पर फिर इन्फेक्शन हो जाती है। तो उस इन्फेक्शन को कभी कभी तो वो एंटीबायोटिक से और दवाइयों से उसका मुंह भी खुल जाता है और साइनस भी, जो इन्फेक्शन है वो भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी हमें उसके लिए सर्जरी करके उनके मुंह खोलने पड़ते हैं साइनसिस के, ताकि उसके अंदर कोई मवाद फंस ना सके और वो आसानी से निकलते रहें। उसके अलावा आजकल फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो गई है। फंगल इन्फेक्शन में, जिसको हम आम ज़बान में उल्ली कहते हैं, नाक के साइनसिस के अंदर उल्ली लग जाती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि साइनसिस डायरेक्टली रिलेट करते हैं आँख के साथ और दिमाग के साथ, तो वो जो उल्ली है वो कई दफ़ा नाक से साइनसिस के अंदर, साइनसिस से दिमाग के अंदर और साइनसिस से आँख के अंदर चली जाती है। और कई दफ़ा मरीज़ों की आँख या तो वो अंदर की तरफ आ जाती है, कई दफ़ा बाहर की तरफ चली जाती है, और कई दफ़ा आँख जो है वो काफ़ी हद तक बाहर आ जाती है। जब आँख बाहर आती है तो वो देखने में भी बहुत बुरी लगती है और नेचुरली एक बहुत बड़ी डिज़ीज़ नाक के अंदर जो है वो पनप रही होती है और नाक के अंदर उसकी नशोनुमा हो रही होती है, और इसी तरह वो दिमाग के अंदर भी चली जाती है। और दिमाग के अंदर भी इन्फेक्शन काफ़ी सीरियस हो सकती है। फंगल इन्फेक्शन भी दो तरह की होती है। एक तो सिर्फ वो बढ़ती है और वो फैलती रहती है, हड्डियों को ख़त्म करती है, लेकिन वो दिमाग और आँख के अंदर एंटर नहीं होती। और एक इन्वेसिव फंगल साइनोसाइटिस होता है जो बाकायदा आँख और दिमाग के अंदर एंटर हो जाता है, और उसमें फिर कई दफ़ा हमें आँख को निकालना पड़ता है। और नाक की बीमारी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की दिमाग, जिस तरह पैरालिसिस भी हो सकता है मुख्तलिफ़ जगहों का, और बहुत ज़्यादा आँख और जबड़े को और नाक को निकालना भी पड़ सकता है। तो इसलिए नाक की डिजीज़ को बहुत ज़्यादा लाइट नहीं लेना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए और प्रॉपर इसका चेकअप होना चाहिए। जी, इस नाक की जो भी अलामत होती हैं उसमें सबसे पहली अलामत जो है वो तो ये नाक का बंद होना है, कि अगर बंदे का नाक बंद होना शुरू हो तो उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है, और रीज़न मतलब उसको पता चलाना ज़रूरी है, जो कि डॉक्टर नाक को देख के पता चला सकता है, और फिर अगर उसको ज़रूरत हो तो एक्सरे, और एक्सरे के साथ साथ कई दफ़ा सीटी स्कैन और एमआरआई की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से मतलब पहले डॉक्टर की कंसल्टेशन ज़रूरी होती है ताकि वो देख सके कि उसके बंद होने की क्या वजह है। बंद होने के अलावा नाक से पानी का आना, नाक से खून का आना, या नाक से बिल्कुल क्लियर वाटर का आना। क्लियर वाटर अगर आता हो तो वो कई दफ़ा दिमाग से आ रहा होता है, वो दिमाग की झिल्लियों का पानी होता है। उसका मतलब ये है कि दिमाग का कनेक्शन नाक के साथ हो गया, और दरमियान की जो बहुत बारीक पार्टीशन है एक कागज़ के बराबर होती है, होती वो हड्डी है लेकिन उसकी थिकनेस एक कागज़ के बराबर होती है, और वो अगर कहीं से मतलब फट जाए या वहाँ पे सुराख हो जाए बीमारी की वजह से या किसी भी और वजह से, तो नाक, दिमाग का पानी नाक से आना शुरू हो सकता है। उसके अलावा अगर फंगस हो तो कई दफ़ा फंगस की गुठलियाँ नाक से निकलती हैं, कई दफ़ा नाक के अंदर जो है वो पत्थरियाँ बन जाती हैं, जैसे पित्ते में और गुर्दे में पत्थरियाँ बनती हैं, उनका भी इलाज करना होता है। तो साइनसिस के अंदर फिर पेन होती है फेस पे और सर के अंदर। सर के अंदर अगर हेडेक बंदे को कांस्टेंट रहती हो तो उसके लिए भी ईएनटी स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन ज़रूरी होती है। बाकी बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ नाक का मुआयना होना भी ज़रूरी होता है, और कई दफ़ा इसके लिए भी एक्सरे और सीटी स्कैन की ज़रूरत होती है।
नाक की बीमारियों को पता चलाने के लिए पहले तो इन्वेस्टिगेशन देखने के बाद हम आम तौर पे एक्सरे करवाते हैं नाक का, जिसमें हमें अंदाज़ा हो जाता है कि नाक के अंदर क्या बीमारी है। अगर उसमें किसी किस्म का भी हमें कोई शुबा पड़ता है तो हम आम तौर पे नाक का सीटी स्कैन करवाते हैं, और उन केसेस में अगर आँख और दिमाग इन्वॉल्व हो तो फिर हमें कई दफ़ा एमआरआई भी करानी पड़ती है। इसके अलावा ये पता चलाने के लिए कि अंदर क्या बीमारी है, और अगर कोई अंदर गदूद या कोई और प्रॉब्लम हो तो उसका टुकड़ा काटना भी पड़ता है, ताकि ये पता चल सके कि बीमारी की नेचर क्या है, किस नौइयत की बीमारी है। तो किसी भी बीमारी का पता चलाने के लिए ज़रूरी है कि बीमारी कहाँ पर है और क्या है, क्या के लिए बायोप्सी ज़रूरी है और कहाँ कहाँ के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई ज़रूरी है। नाक की बीमारियों के साइनसिस की बीमारियों के इलाज के लिए मेडिकल पहले तो ये देखना पड़ता है कि बीमारी जो है वो दवाइयों से ठीक हो सकती है या इसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत है। अगर बीमारी दवाइयों से ठीक हो सकती हो तो डेफिनेटली दवाइयाँ लिखते हैं, या पहले ये कोशिश करते हैं कि दवाइयों से ठीक हो जाए, और अगर इन केस दवाइयों से ना ठीक हो सकती हो बीमारी तो फिर कई दफ़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। अभी जदीद तरीका इलाज के तहत आम तौर पे हम ज़्यादातर नाक की सर्जरी नाक के अंदर कैमरे से करते हैं, जिसको हम फेस बोलते हैं आम तौर पे। तो फेस के ज़रिए ना सिर्फ कि हम नाक की बीमारियों का इलाज करते हैं, बल्कि हम नाक के साथ साथ साइनसिस, जो साइनसिस के अंदर होते हैं, वहाँ भी हमारे पास कैमरा जाता है, और वहाँ पर हम देख के उन बीमारियों का इलाज भी कर देते हैं। साइनसिस के अगर मुंह बंद हो तो उनको भी खोलते हैं नाक के अंदर से, जिसमें बाहर किसी किस्म के कट की ज़रूरत नहीं होती। और अगर नाक के अंदर पोलिप हों तो वो भी हम सीटी स्कैन के मुताबिक जहाँ जहाँ बीमारी हो कैमरे के ज़रिए वहाँ से वो बीमारी को निकालते हैं, और बाद में कई दफ़ा साथ साथ दवाई की ज़रूरत भी पड़ती है। और इसी तरह बहुत सारे कैंसर्स भी होते हैं जिनका एंडोस्कोपिकली मतलब कैमरे के ज़रिए जिनका इलाज मुमकिन होता है, और उनका इलाज कैमरे के ज़रिए ही कर दिया जाता है। लेकिन कई दफ़ा अगर साइनस की कुछ बीमारियां जैसे कि कैंसर है, या जैसे मैंने बताया कि इन्वेसिव फंगल साइनोसाइटिस है, तो इस इन्वेसिव फंगल साइनोसाइटिस में कई दफ़ा हमें बाहर से चेहरे पे कट लगा के भी ऑपरेशन करना पड़ता है, कई दफ़ा जबड़ा निकालना पड़ता है, कई दफ़ा आँख निकालनी पड़ती है। तो ये सारी बीमारियां चूँकि नाक की जगह ऐसी है कि जो इन दो चीज़ों के बहुत करीब है, इसलिए जो आँख की बीमारियां हैं वो नाक के अंदर आ जाती हैं और दिमाग के अंदर चली जाती हैं, और इसी तरह दिमाग की बीमारियां भी नाक के अंदर आ जाती हैं, और नाक की बीमारियां दिमाग के अंदर चली जाती हैं। तो इसलिए उनकी कई दफ़ा हमें बाहर से कट लगा के भी ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन उनका आजकल उनकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। जहाँ तक ये है कि जी ये साइनस की बीमारियाँ ख़ुद ब खुद ठीक हो जाती हैं, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो कि ख़ुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। जैसे एलर्जिक साइनोसाइटिस है, जो एलर्जी की वजह से साइनोसाइटिस होता है, वो आम तौर पे मौसम के साथ होता है। मौसम जब ख़त्म होता है तो वो बीमारी भी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको पेट से एलर्जी है या किसी परफ्यूम से है, तो जब आप परफ्यूम यूज़ करेंगे, या आपको डस्ट से एलर्जी है, डस्ट में जाएंगे तो उस वक़्त वो होगी, और जब वो चीज़ मौजूद नहीं होगी तो साथ में वो बीमारी भी नहीं होगी, तो वो ऑटोमेटिकली वो बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। और आम तौर पे जो नाक की एलर्जी बच्चों में ज़्यादा होती है, एलर्जिक साइनोसाइटिस होता है, वो जूं बड़े होते जाते हैं तो आम तौर पे वो ख़त्म हो जाता है, और वक्त के साथ साथ ये कम और ज़्यादा होता रहता है। इसके अलावा अगर वायरल इन्फेक्शन आप देखें, जिस तरह हर बंदे को 2, 3, 4 साल में 1 या 2 दफ़ा थोड़ा बहुत फ्लू होता है, तो वो बेसिकली वायरल साइनोसाइटिस होता है, और वो भी अगर हम पैरासीटामोल वगैरह ही ले लें या कोई एलर्जी की दवाई चंद दिन के लिए ले लें, उसने जो वायरल इन्फेक्शंस होती हैं हफ्ते से 10 दिन के दरमियान खुद ब खुद सेटल हो जाती हैं,
और उसमें कोई ख़ास बीमारी की भी ख़ास दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती आम तौर पे। लेकिन कई दफ़ा दवाई की भी ज़रूरत पड़ती है और कई दफ़ा ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। प्रिवेंटिस की से बचाव के तरीके वैसे तो अल्लाह मियाँ ने नाक हमारे सांस के ऊपर वाले हिस्से में इसलिए लगाया है कि ये फ़िल्टर करता है। अगर कोई डस्ट वगैरह आ जाती है या फ्यूम्स आ जाते हैं या स्मोक आ जाता है तो उसको, ताकि हमारे वो फेफड़ों में ना जाए, और उसको वो बचाव के लिए अल्लाह ताला ने अपना निज़ाम नाक के अंदर लगाया हुआ है। लेकिन इससे बचाव के लिए एक तो तरीका ये है कि अगर एलर्जिक साइनोसाइटिस है तो जिस चीज़ से एलर्जी है उस चीज़ से बचा जाए और उस चीज़ को अवॉइड किया जाए। सबसे बड़ी टिप तो ये है कि उस चीज़ को, से पेट रखा हुआ है कोई, तो उस जो पेट है उसको आप मतलब उसको आप निकाल दें घर से, उसको मज़ीद ना रखें। अगर डस्ट से है तो आप ड्राई डस्टिंग ना करें, आप वाइपिंग कर लें, आप कपड़ा गीला करके सफाई कर लें ताकि डस्ट उड़े नहीं। और आप अगर झाड़ू लगाने से होता है तो अवॉइड करें, खुद झाड़ू ना लगाएं, कोई ऐसा बंदा लगा ले जिसको उससे प्रॉब्लम ना होती हो। तो इसी तरह जो इन्फेक्टिव हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन हैं, उसके लिए हर 6 महीने के बाद अगर एक फ्लू शॉट लगती है, वैक्सीनेशन होती है, जो आम तौर पे जो फ्लू के जो जरासीम होते हैं उनके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत को वो बढ़ा देती है, तो उसमें फ़्लू के अटैक्स रिलेटिवली कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, तो वो भी लगवाई जा सकती है। लेकिन अगर ये बीमारियां परसिस्ट कर रही हैं और आपकी जो अलामत हैं वो इनको करने से ख़त्म नहीं हो रही, तो फिर आपको किसी अच्छे ENT स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत होती है। मैं आखिर में आपको ये मशवरा देना चाहूँगा कि नाक की किसी किस्म की बीमारी हो, नाक बंद हो कॉन्स्टेंटली, या नाक से ज़्यादा पानी आता हो, नाक से खून आता हो, आँख के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, सर दर्द रहता हो, या नाक के अंदर आप समझते हैं कोई ऐसी बीमारी है जो आपको बार बार तंग कर रही है, चेहरे में दर्द है, आँखों में खिंचाव है, तनाव है, तो बेहतर ये है कि एक दफ़ा आप किसी ENT स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें और जो हमारे अताई डॉक्टर्स हैं या छोटे डॉक्टर्स हैं उनको ज़्यादा देर तक उनके ऊपर रिलाई ना करें और एक आध दफ़ा दिखा देना, 2 दफ़ा दिखा देना। अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही तो बेहतर ये है कि एक कंसल्टेशन किसी अच्छे डॉक्टर से आप कर लें।